हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रीतिजीत यादव में। आज हम सब पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के पाठ 2 को। पाठ 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और इस पाठ 2 में हम पढ़ेंगे मुगल कालीन प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक योगदान। सबसे पहले हम जान लेते हैं मुगल कालीन प्रशासन। मुगल साम्राज्य चूँकि पूर्णतः केंद्रीकृत था, इसलिए बादशाह की शक्ति असीम होती थी। बादशाह राज्य का प्रमुख संचालन, प्रधान, सेनापति तथा न्याय का प्रमुख स्रोत होता था। फिर भी प्रशासन की गतिविधियों को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद, जिसको विजारत भी कहते थे उस टाइम पे, वो भी होती थी और इस मंत्री परिषद में अधिकारी भी होते थे। और उस मुगलकालीन प्रशासन को चलाने के लिए जो अधिकारी होते थे, उनमें बादशाह के बाद सबसे अहम रोल प्ले करता था वकील। बाबर और हुमायूं के समय वजीर का बहुत महत्वपूर्ण पद था। अकबर के काल में प्रधानमंत्री को ही वजीर कहा जाने लगा और अकबर के ही काल में अकबर ने वकील की शक्ति को अलग अलग में लोगों में बांट दिया था। अकबर के काल के मंत्री परिषद, पहले तो वकील होता था, फिर दीवान, फिर मीर बख्शी, फिर सद्र। अकबर ने वकील के ही अधिकार को और वकील के ही पावर को इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब हम सब जान लेते हैं मुगलकालीन सामाजिक जीवन। उस समय में सामाजिक जीवन था कैसा, तो उस ज़माने में भी, उस काल में भी आज की ही तरह था। सब कुछ थे, 3 वर्ग थे। जैसे आज 3 वर्ग है, जैसे उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है एवं निम्न वर्ग है। उस टाइम पे भी ये तीनों वर्ग था और उच्च वर्ग में शासक एवं राज परिवार होता था। लगभग आज भी वैसी स्थिति है, पर आज थोड़ी बहुत बदल गई है। मध्य वर्ग में सामंत होते थे, निम्न वर्ग में किसान एवं श्रमिक होते थे। लगभग ये सब सिचुएशन आज भी हैं, बट फिर भी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। और उस काल में भी स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। संतोषजनक तो नहीं कह सकते थे उस स्थिति को, पर आज की डेट में कह सकते हैं बहुत सारी जगहों पे। उस समय पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, बहुविवाह प्रथा थी, जौहर प्रथा थी। जौहर प्रथा मतलब जिसमें ये जौहर प्रथा खास करके राजपूत की पत्नियां किया करती थीं। जब उनके पति आदि मारे जाते थे युद्ध में, उसके बाद वो लोग आग में कूदकर अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लेती थीं। इस काल में मुसलमान एक साथ 4 पत्नी रख सकता था, किंतु उस समय में भी हिंदू एक विवाह ही करते थे और एक विवाह के ही समर्थक थे। आइए अब जान लेते हैं जीवन कैसा था उस समय का। तो उच्च एवं मध्य वर्ग का सुखी समृद्ध था, जो आज भी है। लेकिन आज भी जो लोअर लोग हैं, लोअर तबके के लोग हैं, आज भी संघर्ष में हैं। उस समय पे भी संघर्ष में ही थे। और उस समय मनोरंजन के साधन क्या थे, ये सब अब हम जानते हैं। तो उस समय मनोरंजन के साधन थे चौगान, शिकार, पशुओं से युद्ध। और इस काल की प्रसिद्ध महिलाएं कौन कौन सी थीं, तो मीराबाई थी, नूरजहाँ थी, नूरजहाँ ने ही इत्र बनाया था, जैबुन्निसा थी, आकाबाई थी तथा गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा की रचना की है। और अब हम सब पढ़ते हैं और अब हम सब जान लेते हैं मुगल कालीन सांस्कृतिक को। तो सबसे पहले हम सब पढ़ते हैं उस काल की संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो मुगल कालीन समन्वित संस्कृति थी। अकबर के समय में ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद हुआ था। बदायूनी ने वाल्मीकि रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया था। और अकबर जो था वो समन्वित संस्कृति को लेकर के ही चलने वाला इंसान था। और इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का फ़ारसी में अनुवाद किया था। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। कृष्ण के मुसलमान भक्त रसखान प्रसिद्ध कवि थे। फैजी के द्वारा गणित की किताब लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद हुआ था। अकबर के द्वारा 1581 ईस्वी में दीन-ए-इलाही की स्थापना हुई थी और जिसका एकमात्र उद्देश्य धार्मिक समन्वय स्थापित करना था।
मुगल काल में सांस्कृतिक चीज़ों का भी विकास हुआ, जैसे मुगलकालीन चित्रकला। मुसलमानों के पूर्व चित्रकला बड़े उच्च स्तर पर थी, पर मुगलों से पहले के मुसलमान शासकों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, चित्रकला पर ध्यान भी नहीं दिया और ना ही चित्रकला को प्रोत्साहित किया। फिर मुग़ल जब आए तो मुग़लों की वजह से चित्रकला का फिर से पुनरुत्थान हुआ और फिर से मुग़लों ने चित्रकला पे ध्यान केंद्रित किया। बाबर और हुमायूं कला प्रेमी थे। हुमायूं और अकबर स्वयं कला सीख रहे थे, लेकिन ये उनका मकसद कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि बीच में ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि चित्रकला इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है, फिर भी ये चित्रकला के प्रेमी थे मुग़ल। बाबर सौंदर्य का उपासक था तथा प्रकृति का प्रेमी था, इसलिए उसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया। हुमायूं चित्रकला को फारस से लाया था, 2 चित्रकारों को फारस से लाया, जिनकी सहायता से पुस्तकों को चित्रित करने का प्रयास किया था हुमायूं ने। अकबर भी चित्रकला प्रेमी था, आश्रय प्रदान करता था चित्रकारों को तथा दीवारों पर सुंदर चित्र अंकित करवाया था। यशवंत, बसावन, अब्दुस्समद आदि इस काल के मतलब मुग़ल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर को चित्रकारी से बहुत प्रेम था। जहांगीर ने इसके माध्यम से ग्रंथों को भी चित्रित करने का प्रयत्न किया था। शाहजहां का चित्रकला प्रेम उसकी इमारतों में दिखता है। कला के क्षेत्र में आइए अब हम सब पढ़ते हैं स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला में तो कहा जाता है कि शाहजहां बहुत ही ज़्यादा काम किया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिल्ली का लाल किला आगरा का जो अकबर ने बनवाया था, जहांगीर महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, जामा मस्जिद, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा, इसे भी अकबर ने ही बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, इसे भी अकबर ने बनवाया था। पंचमहल, इसे भी अकबर ने बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व एवं आश्चर्यजनक उन्नति हुई। वो बहुत प्रेमी था स्थापत्य कला का। उसके काल की कुछ स्थापत्य कला के एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, देखिए। लाल किला आगरा का, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, अंगूरी बाग, ताजमहल और अब बाबरी मस्जिद, दीन ए पनाह हुमायूं ने इसे बनवाया था और बाबरी मस्जिद को बाबर ने। एतमद्दुद्दौला का मकबरा जहांगीर की पत्नी ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां, दिल्ली के लाल किला की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। लाहौर की बादशाही मस्जिद। मुग़ल काल स्थापत्य कला की विशेषताएं। उस समय की स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या थीं? तो उस समय के स्थापत्य कला की विशेषताएं ये थी कि मुग़ल कालीन स्थापत्य कला तथा देसी तथा विदेशी शैलियों का सम्मिश्रण थी। इसमें गुंबद तथा मीनारों की प्रमुखता थी। मेहराब गोल होते थे। इस स्थापत्य कला के मेहराब गोल होते थे। अलंकरण की प्रधानता होती थी। अब हम सब पढ़ेंगे मुग़ल कालीन कलाओं के बारे में। तो स्थापत्य भी कला है जो हम सब पढ़ चुके हैं, चित्रकारी भी कला है जिसे हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम सब जानते हैं उद्यान निर्माण कला। उद्यान निर्माण कला में भी मुग़लों की देन प्रशंसनीय है। उनके द्वारा लगवाए गए उद्यान सिर्फ फल फूल ही नहीं देते थे, वरन विहार और मनोविनोद का आनंद भी देते थे। मुग़ल काल के उद्यान आज भी हैं। कश्मीर का शालीमार और निषाद बाग। और मुग़ल काल में जो उद्यान लगवाए जाते थे और सराय बनवाई जाती थी, ये राहगीरों को ध्यान में रख कर के भी बनवाई जाती थी और बहुत ही आनंद और मनोविनोद प्रदान करती थी राहगीरों को। जहांगीर चित्रकला का पारखी था। उसे चित्रकला का प्राण भी कहा जाता था। उसके काल में आका रजा तथा उनका पुत्र अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, विशन दास आदि। जहांगीर स्वयं भी चित्रकला में रुचिकर था। अब हम सब पढ़ेंगे मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था। तो इस काल में भारतीय अर्थव्यवस्था संतोषजनक थी तथा कृषि पर ही निर्भर थी। कृषि प्रधान थी। उस समय भी अर्थव्यवस्था भारत की कृषि प्रधान थी। इस काल में सल्तनत कालीन मालगुजारी की प्रथा थी। इस काल में उद्योग धंधे भी विकसित हुए, जैसे रेशमी तथा सूती वस्त्रों के उद्योगों ने उन्नति की। इस काल में
श्याम वर्मा जावा, यूरोप व एशिया देशों से जलीय व स्थलीय मार्गों से व्यापार होता था। भारत से लोहा, तांबा, संगमरमर, लाल पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं विदेशों को जाती थी। इस काल के प्रमुख बंदरगाह थे लाहौर में, सूरत में, खंभात, कालीकट, कोचीन। इस काल में औद्योगिक व्यवस्था आज की सी न थी। आज तो भाई बहुत सारी मशीनें हो गई हैं, उस समय पे तो इतनी मशीनें नहीं हुआ करती थी। पूंजीपतियों की सहायता से ही जुलाहे, बढ़ई, शिल्पजीवी ही उत्पादन करते थे। पूंजीपति इनका शोषण भी करते थे। इस शोषण से इन्हें उच्च वर्ग के लोग ही मुक्त करा सकते थे, पर उच्च वर्ग के लोगों ने इनकी दशा पर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो इनकी भी दशा बदल चुकी होती थी। उच्च वर्ग के लोग विदेशों से आए हुए माल को तो एकदम उत्साह से खरीद लेते थे, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए माल को उचित दाम भी नहीं देते थे। अगर कभी खरीद भी लेते थे तो उचित दाम भी नहीं देते थे। ऊपर से कर का भार असहनीय था इनके लिए। कर का इतना भार था कि वो असहनीय हो जाता था इन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए। अकबर का समय, अकबर के काल में तो अकबर ने बहुत सारे अपने कर हटा भी दिए थे, पर इनके उत्तराधिकारियों ने फिर उस कर को ज्यों का त्यों इन पे लाद दिया था। थैंक यू। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।